सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सहारा स्कैम के बारे में। ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, सब डिटेल्स दूंगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से समझ आ जाए। कैसे राइज हुआ था एम्पायर का और कैसे डाउनफॉल हुआ, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिए। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले बात करते हैं एम्पायर की राइज के बारे में। तो जो कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कंपनी की सहारा ग्रुप की शुरुआत हुई थी, वो 1978 में हुई थी। और इसके फाउंडर थे सुब्रतो रॉय, जो कि एक चिट फंड कंपनी चलाते थे पहले। कंपनी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो ये सुब्रतो रॉय क्या करते थे कि छोटे छोटे गांव में जाते थे, वहाँ पे लोगों को समझाते थे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे तब क्या था, उस टाइम पे इतना बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था, हर जगह नहीं अवेलेबल था। तो गांव के लोगों को क्या करते थे, उनसे पैसे एक तरीके से डिपॉजिट करवाते थे और उनको उसके बदले इंटरेस्ट करवाते थे। आपने आरडी का नाम सुना हुआ ना, रिकरिंग डिपॉजिट, जहाँ पे हर बंदा मतलब कि रोज 10 रुपये, रोज 20 रुपये, या महीने के 100 रुपये, महीने के 200 रुपये, छोटी छोटी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और कुछ टाइम बाद उन्हें कुछ पैसा रिटर्न में मिलता है विद इंटरेस्ट। तो यही काम करते थे सुब्रतो रॉय। एक तरीके से पैरेलल बैंक चलाते थे। एक नॉर्मल जो हमारे नेशनलाइज बैंक थे, उनके पैरेलल में एक बैंक चलाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और पैसे धीरे धीरे उनके पास बढ़ते गए। जो डिपॉजिट्स थे लोगों के, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और इन पैसों को वो बिजनेस में लगाते थे। और जब तक बिजनेस अच्छा चलता था, ऑब्वियसली वो कैपेबल थे रिटर्न करने के लिए। क्योंकि जब बिजनेस से रिटर्न हुआ आपको 50%, तो लोगों को 10% रिटर्न देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं राइज। जब भयंकर राइज हुआ उनका, वो कैसे हुआ? तो क्या हुआ कि लोगों तक बात पहुंचने लगी। फॉर एग्जांपल, मैं मजदूर हूं, मैं दिहाड़ी मजदूर हूं, मेरे पास बैंक भी नहीं है और मेरे को अपने पैसे सेफ भी रखने हैं और उस पर ब्याज भी मिल रहा है। तो मैं अपने साथ वाले मजदूर को बताऊंगा कि भाई यहाँ इस कंपनी में डाल पैसे, ये तेरे को रिटर्न भी देगी पैसों में और तेरे पैसे बढ़ के भी मिलेंगे। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे। एक टाइम पे 6 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रखे थे सारा इंडिया में। तो इतनी ज़्यादा स्केल पे पहुंच चुकी थी कंपनी। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे नेटवर्क बड़ा करने के लिए एजेंट्स भी बहुत सारे हायर करने शुरू कर दिए। क्या हुआ, एक टाइम पे इंडियन रेलवे के बाद सेकंड नंबर पे बिगेस्ट एम्प्लॉयर था इंडिया का सहारा। तो इन्होंने बहुत सारे एजेंट एम्प्लॉय किए और उन्होंने कहा कि जितना पैसा लाओगे उतना कमीशन आपको मिलेगा। ये रही हमारी स्कीम, लोगों को जाओ पैसा बटोर के लाओ। तो एक तरीके से पैसा आता गया और जो पुराने जो इन्वेस्टर थे, जो रिफंड मांगते थे, जिनकी मेच्योरिटी हो जाती थी, उनको पैसा डिपॉजिट करते रहे, मतलब उनको पैसा रिफंड करते गए। तो इस तरीके से पैसा बढ़ता गया। क्योंकि क्या होता ना, राइज हो रहा था, तो जो लेने वाले बंदे थे, जो वापस लेने आ रहे थे बंदे, वो कम थे और जो नए डिपॉजिटर थे वो ज़्यादा थे। और धीरे धीरे लालच बढ़ता गया और लोगों को इन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम दी कि 3 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो लोग भी क्या करें, बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करते रहते और लोगों को ये कोशिश करते थे कि लोग अपना पैसा वापस ना ले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 3 साल में मेच्योरिटी होगी, तो कहते थे आप एक और स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और हमारे को पैसा हमारे पास पड़े रहने दीजिए, आप 3 साल बाद फिर आना और फिर दुगने ले जाना पैसे। तो इस तरीके से पैसे बढ़ाते गए और लोगों ने कहा कि एक तरीके से ये पिरामिड स्कीम बना रहे हैं कि जो क्या है, जो नीचे जो शुरू में ज्वाइन किए थे उनके पैसे तो बढ़ते रहेंगे और जो लास्ट में ज्वाइन होंगे, जब एक बार बबल बर्स्ट होएगा, एक बार बैलून बर्स्ट होएगा, तो उनके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इनका राइज होता गया और इन्होंने पैसे रेस करते रहे। एक टाइम पे इनकी वैल्यूएशन थी $25 बिलियन। इंडिया में 2011 की बात है, उस टाइम इनकी $25 बिलियन की वैल्यूएशन थी कंपनी की। तो ये था इनका राइज। अब होते हैं कि प्रॉब्लम की स्टार्ट कब शुरू हुई। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब ये सारा प्राइम सिटी का आईपीओ लेके आए, प्लस सेबी के पास 2 कंप्लेंट्स और आई। एक आई 25 दिसंबर 2009 को, एक आई 4 जनवरी 2010 को, रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज। जो ये फंड रेस कर रहे हैं सारा ग्रुप, ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल पे रेस कर रहे थे, तो एक सीए थे, उन्होंने पकड़ा कि भाई ये तो गलत तरीके से रेस कर रहे हैं, ये एकदम इरेगुलर वे ऑफ फंड रेजिंग मनी है। तो उन्होंने सेबी को इसकी कंप्लेंट की। साथ ही साथ अगस्त 2009 में सहारा प्राइम का आईपीओ आया। आईपीओ जब भी आप लेके आते हैं, तो आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर कंपनी का डिपॉजिट कराना पड़ता है सेबी के पास। एक तरीके से वो आपके कंपनी का बायोडाटा है कि मतलब कंपनी क्या काम करती है, कहाँ से पैसे लाती है, कितने पैसे हैं कंपनी के पास, कितने उनको पिछले 5 साल में या पिछले जितने भी साल में उनको कितना रिटर्न मिला है, उनकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होती है। तो वो जब उनको
उन्होंने सेबी के पास डिपॉजिट कराया, सेबी के पास सबमिट करी अपनी एप्लीकेशन, तो सेबी ने पाया कि जो दो कंपनीज हैं, सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इरेगुलर ढंग से पैसे रेज कर रही है सारा प्राइम सिटी के लिए। तो उन्होंने थोड़ी सी तहकीकात करी और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने में पता लगा तो ये दोनों कंपनी है, इन्होंने 24,000 करोड़ OFCD के जरिए रेस करे हैं 2 सालों से, पिछले 2 सालों से रेस कर रही थी, और ये 2 करोड़ इन्वेस्टर से रेस किए गए हैं। जिनको OFCD का मतलब नहीं पता, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में इन डिबेंचर्स के बदले शेयर चाहिए, कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। डिबेंचर एक तरीके के लिए फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आप कंपनी को पैसे दे देते हैं और आपको फिक्स टाइम बाद रिटर्न मिलता रहता है। बट शेयर्स में ऐसा नहीं होता। शेयर्स में क्या होता है, आपको रिटर्न नहीं मिलता, आपको क्या होता है, डिविडेंड मिलता है, या अगर शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो मिलता है। और ये दोनों कंपनी लिस्टेड तो थी नहीं, तो शेयर की वैल्यू मतलब कि एसेट तो बढ़ने नहीं वाली थी। और लोग कहते हैं कि इनका मतलब मोटिव ये था कि अगर कंपनी को कुछ होता है तो फोर्सफुली लोगों को क्या करते हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज करवा के उन्हें शेयर दे देंगे, और कंपनी का दिवालिया हुआ तो कंपनी के शेयर्स मतलब कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, तो शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये था सारा इनका चक्कर। और इशू क्या था इसमें, मेन इशू था कि कंपनी कभी भी 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD इशू करती है तो उन्हें सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है, और यहाँ तो 2 करोड़ लोगों को इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट दिया था, और इससे 24,000 करोड़ रुपए रेज करे थे। और बड़े बड़े IPOs होते हैं ना, वो भी इतने वैल्यू के नहीं होते जिन्होंने इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इतने पैसे रेज कर लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट भी क्या बोले, पब्लिक से प्राइवेट प्लेसमेंट कर ली। मतलब इतने सारे लोगों को, जब भी ये क्या है ना, सहारा परिवार बोलते थे, ये कहते थे कि जो हमारे जो सारा परिवार है ना, जितने भी लोग हैं ये हमारा परिवार है। बट रियल टर्म में ऐसा नहीं होता, ये पब्लिक का पैसा है, ये जनरल पब्लिक का पैसा है, ये आपके कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है। तो सेबी से अप्रूवल नहीं ली थी, और सेबी ने यही पूछा उनसे कि हमसे अप्रूवल क्यों नहीं ली, 2 साल से आप इशू कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज तो 10 दिन में हो जानी चाहिए, आपने 2 साल से लगातार इशू करी जा रहे हैं, तो आपने हमसे अप्रूवल क्यों नहीं ली। तो यही था मेन। और ये तो 2 कंपनी थी, ऐसे बहुत सारी कंपनी थी जिसके जरिए ये पैसे रेस कर रहे थे, बट वो उसमें OFCD इशू नहीं कर रहे थे। सेबी ने बोला कि हमको इसका रीजन दो। तो एक टाइमलाइन बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर 2010 में तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, हम इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। उसके बाद जून 2011 में सेबी ने डायरेक्ट किया कंपनी को कि वो सारा पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा दे 15% इंटरेस्ट के साथ। बीच बीच में सारा ग्रुप भी हाथ पैर मारता गया, कभी हाई कोर्ट जाता था, कभी सुप्रीम कोर्ट जाता था, बट फाइनली सेबी ने डायरेक्ट किया उनको कि भाई 2 साल में मतलब जितना भी पैसा रेस करा था दोनों कंपनियों ने 15% इंटरेस्ट के साथ चुपचाप लौटा दो। फिर सारा ग्रुप सेट के पास गया, सेट ने भी बोला नहीं नहीं सेबी सही कह रहा है, पैसा वापस करो। सुप्रीम कोर्ट भी बोले भाई 90 दिन के अंदर आप पैसा वापस करोगे, नहीं किया तो सेबी को ऑर्डर दे दिया कि इनके अकाउंट फ्रीज कर लेना, जबरदस्ती पैसा दिलवाना है, जितने भी इन्वेस्टर है सबका पैसा दिलवाना है। सेबी ने 2 फरवरी 2013 में अकाउंट फ्रीज कर लिए सारे, क्योंकि सेबी को लगता था कि पैसे वापस नहीं किए गए। ऑल्दो सारा ने बोला कि हमने तो सारे पैसे दे दिए भाई, कैश में रिटर्न कर दिए सबको, बट ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया था, अपनी एक और कंपनी की फ्रेंचाइजी दे दी, ऐसा दिखाया कि हमने कैश में वापस करे, और वो कैश हमारे पास आ गया दोबारा, और एक फ्रेंचाइजी ले ली उसी बंदे ने, तो उसमें भी बड़ा झोल था। तो सेबी ने 2013 में फरवरी में इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, और फेब 2014 में सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, और उनके साथ 2 डायरेक्टर थे जो कंपनी को, उनको भी साथ में साथ अरेस्ट किया गया। तो ये मोटी टाइमलाइन थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, सारा ग्रुप के साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, ईगो प्रॉब्लम थी। और जो सेबी के साथ थी, सीधे भिड़ गए ना, कोई भी नहीं उनपे, मतलब कि सेबी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि ये बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं एक तरीके से हमारे साथ। तो बहुत सारी, जो आप अगर पुराने इंटरव्यूज देखेंगे आपको इजीली मिल जाएंगे, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखेंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ पे सारी जगह आपको मिल जाएंगे उनके इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बोला कि सेबी एक तरीके से गुंडागर्दी कर रही है हमारे साथ। तो उन्होंने क्या किया, सेबी ने क्या किया, भाई हमारे को सारे प्रूफ दीजिए, किस किस से पैसे लिए थे आपने और किस किस को कैसे कैसे पैसे लौटाए, आप हमको सारे प्रूफ दीजिए। तो इसके बदले प्रूफ, अगर सीधे ढंग से प्रूफ देने की जगह उन्होंने क्या किया, सेबी के हेडक्वार्टर पे 127 ट्रक भर के बहुत सारे कंटेनर्स में एक बहुत सारे कागज भेज दिए, लो देख लो प्रूफ, खुद इन्वेस्टिगेट कर लो। पूरा मुंबई में जाम लग गया था उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने 127 ट्रक भेजे सेबी के
पास। उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेट भी किया, 40 बंदों की टीम बनाई और उसमें पाया कि कुछ शहरों के नाम पे बंदों के नाम में एक एक बंदों के नाम 4-4 बार आ रहे हैं, ऐसे एड्रेस आ रहे हैं जो इवन एग्जिस्ट भी नहीं करते। इवन रिपोर्टर्स ने भी स्टिंग ऑपरेशंस करे, जा जाके देखा और उनमें से काफ़ी जगह इन्वेस्टर्स मिले ही नहीं। इवन सेबी ने कहा कि इन्वेस्टर्स को बुलाया कि जिसके पैसे लेने हैं आ जाओ। सिर्फ 4600 लोग आए, 2 करोड़ में से सिर्फ 46 लोग आए ऐड का रिस्पॉन्स करते हुए कि भाई हमारे पैसे दो। तो इन सभी को लगा ये कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, कि एक्चुअल में तो फिक्टिशियस इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स है ही नहीं, कहीं का पैसा घूम के इन्वेस्टर्स को दिखाया गया है कि ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे, बट एक्चुअल में इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उनको लगा कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इससे सहारा ग्रुप की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा मुसीबत में पड़ गए और 2017 में उनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो गया। तो ये पूरा खेल था पैसे रेस करने के गलत तरीके से। इवन पैसे रेस करने का गलत तरीका प्लस सेबी को जो उनके साथ जो पूरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है उनसे सीधा भिड़ना और गलत तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता नहीं क्या निकलेगा। फिलहाल सुब्रत रॉय बेल पेरोल पे बाहर है, उनकी पेरोल बढ़ती रहती है और वो अभी भी बाहर है, अभी जेल में नहीं है। इस स्कैम में सहारा ने कुछ दलीलें दी थी कि लाइक ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, अगर ये कुछ इन्वेस्टमेंट मनी रेस कर रही है पब्लिक से या अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से तो सेबी का से कोई लेना देना नहीं है। बट इस स्कैम के बाद इसको भी ठीक किया गया, इसमें भी एक क्लैरिफिकेशन आएगी कि आप पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी है। 50 लोगों से ज़्यादा पैसे रेस करेंगे तो सेबी के पास अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन करने की। और भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आई इस स्कैम के उजागर होने के बाद। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप बिग बैड बिलियनर वेब सीरीज देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है। आप वहाँ जाके इस पे एक पूरा 1 घंटे का एपिसोड है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसका जो मोटा मोटा क्रक्स था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो सहारा ग्रुप के ऊपर और कैसे उनके ऊपर एक स्कैम का आरोप लगा और पूरा स्कैम क्या था। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।